नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं श्री सुशील चंद्र त्रिपाठी जी। श्री त्रिपाठी जी भारत सरकार में सचिव पद से रिटायर हुए हैं और नौकरी में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों में की जिम्मेदारी निभाई और वित्त से लेके पेट्रोलियम तक में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। त्रिपाठी जी से आज हम चर्चा करेंगे जो फोर्थ कमिंग यूनियन बजट है उसके ऊपर और खास तौर से पेट्रोलियम सेक्टर के बारे में कि पेट्रोलियम सेक्टर आज एक बार फिर चर्चा में है। जिस तरह से रोज पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घटते बढ़ते हैं उसको लेके आम जनता के मन में एक सवाल बना रहता है कि आखिर इस तरह के जो रोज दामों में इजाफा हो रहा है उससे उसके कारण क्या है और उससे क्या भविष्य में निजात मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। त्रिपाठी जी आपका स्वागत है। पहला सवाल तो यही कि जो आपका इतना लंबा अनुभव रहा है और आपने उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए बजट भी बनाया था और पेश भी किया था। तो आने वाले बजट से आपको किस तरह की उम्मीद है? आने वाला बजट किस तरह का होने जा रहा है? और जो 2021 का बजट होगा, वो 2020 से किस तरह से अलग हो सकता है? इस पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा अपनी राय विस्तार से रखें। देखिए, परिस्थितियां बहुत बदली हुई हैं। पिछले वर्ष का बजट एक ऐसे समय लाया गया जबकि बड़ा उत्साह था, बड़ी हालांकि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार आएगा और देश जो है वो बहुत तरक्की पर आगे बढ़ेगा। लेकिन जो साल भर का अनुभव रहा है उसको देखते हुए अब जो नुकसान हुआ है अर्थव्यवस्था में और जो आकलन है कि अर्थव्यवस्था साल भर में लगभग 10% नीचे चली गई है, अर्थात ये वर्ष जो 20-21 के अंत में हमारी आर्थिक स्थिति होगी और वर्ष 19-20 के अंत की आर्थिक स्थिति से 10% कम होगी, 18-19 के भी पीछे चली गई है। तो इसको देखते हुए हमें बजट लाना होगा और खास तौर से इस सरकार के बारे में मैं 2-3 सामान्य बिंदु कहना चाहूँगा। ये देखने में आया है कि सरकार कई ऐसे कदम उठा लेती है जिसमें पूरी तैयारी नहीं की रहती है और सबको विश्वास में शायद लेकर के वो कदम नहीं उठाती है, चाहे जैसे डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो और अब फार्मर बिल भी हो, तो उससे भी काफी नुकसान होता है। तो मैं एक तो सामान्य बात ये कहूँगा कि सरकार को ये देखना चाहिए कि इतने बड़े देश में जहाँ इतनी भिन्नताएं हैं, इतने राज्य हैं, जो इस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठावे तो उसके बारे में चर्चा करके और पूरी तैयारी करके, यानी जो मशीनरी है उसको भी तैयार करके कदम उठावे, क्योंकि कोई योजना उतनी ही लाभप्रद होती है जितना कि वो मशीनरी उसको क्रियान्वित कर सके। तो इस सामान्य बिंदु के साथ अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे अर्थव्यवस्था में जो कमी आई है उसमें सुधार करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जरूरी लगता है। देखिए, इस साल तो हमें जो फिस्कल डेफिसिट जो कहा जाती है कि जो हमारा जो कोषीय घाटा है, या बजट कोषीय या अर्थव्यवस्था कोषीय घाटा है, उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान कम देना पड़ेगा। पहले हम ये व्यवस्था की थी कि वो 3.5% से ज़्यादा ना आवे और घटते हुए 3% पे आ जाए। तो आज की स्थिति को देखते हुए उस पर हमें जरा उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, उसे निलंबित करना पड़ेगा। और इस साल यानी 20-21 में भी लोग कहते हैं कि बजट कोषीय घाटा हमारा 5.5 से 7.5% जा सकता है। अगले साल भी यही स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि एक तरफ तो हमारे राजस्व कम है और दूसरी तरफ हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जो काम करने पड़ेंगे उन्हें बजट में सबसे बड़ी बात है कि जॉब लॉसेस बहुत हुए हैं और बहुत से ऐसे सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था के जो कि बहुत ही पीछे चले गए हैं। इसमें जैसा कि ये ध्यान होगा कि न्यू डील एक 1932 से 36 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अमेरिका में चलाया था और बहुत एक प्रमुख अर्थशास्त्री जॉन केन्स ने कहा
कि ऐसे मामलों में सरकार को खर्च करना चाहिए। तो ये समय ऐसा है जबकि सरकार को अपने खर्चों में वृद्धि लानी पड़ेगी, जिससे कि डिमांड क्रिएट हो, लोगों की जेब में पैसा जा सके। ये खर्च जो है सबसे अधिक उसको कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा, सरकार के कंस्ट्रक्शन और निजी क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन। तो निजी क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन तो सीमित होते हैं, लेकिन सरकार जैसे सड़क है, सिंचाई के साधन हैं, और मनरेगा है, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हैं, इनमें अपने खर्च उसको काफी बढ़ाने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो हेल्थ सर्विसेज में भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, और एजुकेशन काफी पिछड़ गया है। साल भर में एक तरीके से जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसमें काफी डिसरप्शन हुआ है, तो उसमें देखना पड़ेगा। हालांकि डिजिटल मोड में काफी इसमें डिजिटल मोड में आने की वजह से, डिजिटल सर्विसेज की वजह से कुछ उसमें जरूर मतलब कुछ सुधार किया गया, और जो कमी जितनी हो सकती थी उतनी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। तो काफी बड़ी लिस्ट है। देखिए, अब रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे सरकार के पास? सरकार ऐसे में टैक्स नहीं बढ़ा सकती है ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के ऊपर काफी भार है। लोगों की अपनी जो व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था है वो भी काफी इस समय खराब हालत में है। कंपनियां भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि बहुत ज्यादा टैक्स दे सकें। कंपनियों को कुछ छूट दी गई थी टैक्स की पिछले बजट में, उनका कंपनियों ने कोई लाभ नहीं उठाया था। तो दो तीन और तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि डाइवेस्टमेंट सरकार ने जो नीति निर्धारित की थी वो इस साल कुछ कर नहीं पाई, अगले साल उसे पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो एयर इंडिया का हो, चाहे बीपीसीएल का हो। या हमारे यहाँ लगभग 20 बैंक हैं जो कि सरकारी हैं। इतने सरकारी बैंकों की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो निजी बैंक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और सरकारी बैंक जो है घाटा किए जा रहे हैं। तो कुछ सरकारी बैंक, जो छोटे छोटे सरकारी बैंक हैं, और उनको डिसइन्वेस्ट करना पड़ेगा। बीपीसीएल का सरकार ने प्रस्ताव रखा हुआ था, उस पर कार्रवाई हो रही है। इससे लगभग लाख, सवा लाख, 1.5 लाख करोड़ रुपए आ सकते हैं। दूसरा, सरकार को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, अब वो लैंड प्राइसेस में तो नहीं हो सकता है, प्रॉपर्टी में, क्योंकि उनके दाम बहुत घटे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट काफी ऊंचाई पे है। तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर कोई कोरोना सेस लगा सकती है सरकार। और एसटीटी यानी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, उसके ऊपर भी कुछ सरकार लगा सकती है, क्योंकि मार्केट इस वक्त काफी ऊंचाई पे है। दूसरे जो रिसोर्स रेजिंग की स्थिति है वो ये है कि सरकार को इस समय चाहिए कि कोई टैक्स फ्री बॉन्ड्स लावे, क्योंकि जो एचएनआई हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, उनके पास पैसा है, और खर्च करने की चूंकि इस साल जो एवेन्यूज थे, जो मौके थे, वो नहीं हो पाए, तो उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर ऐसे टैक्स नहीं मिल पाएगा। तो अगर टैक्स फ्री बॉन्ड सरकार लावे, चाहे कम इंटरेस्ट पे लावे, 4% पे लावे, 5% पे लावे, तो काफी इसमें मात्रा आ सकती है। और ये टैक्स फ्री बॉन्ड इस्तेमाल किए जाएं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में या रूरल एरिया में, जो रूरल डिस्ट्रेस है उसको दूर करने के। जॉब क्रिएशन की बड़ी आवश्यकता है। तो ऐसे क्षेत्र जैसे टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, पावरलूम है, और हैंडीक्राफ्ट, और जो हमारे रूरल आर्टिजन्स के हैं, उनमें एक कोई स्कीम लानी पड़ेगी कि उनको कैसे उनकी मदद की जाए। इसी तरह से स्मॉल इंडस्ट्री में भी मदद करने के लिए, हालांकि सरकार ने बैंकों के माध्यम से किया है, कोशिश की है, लेकिन वो एडिक्वेट नहीं है। तो ये सब मेरे विचार से कुछ एरिया हैं जिनमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, और शायद दे भी रही होगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से भी इसको चाहता हूं कि इसके बारे में एक सरकार के ऊपर दबाव बने। सर, दो तीन तरह के कंट्राडिक्टरी व्यूज आ रहे हैं जो इस तरह की प्लानिंग है उसको लेके। पहली बात तो कुछ लोगों का कहना है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ाना ठीक नहीं है, और अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो उसकी दुनिया में भारत की जो रेटिंग है वो गिरेगी, तो इसलिए फिजिकल डेफिसिट बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। दूसरी सर एक बात और, आपने भी देखा होगा कि एक नया विवाद खड़ा हो गया है बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट को लेके। उसमें कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो वैल्यूएशन कोट किया जा रहा है उसके मुकाबले एक्चुअल वैल्यूएशन कई
100 गुना ज्यादा है और सरकार अंडर वैल्यूएशन करके उसको डिसइन्वेस्ट करना चाह रही है। तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप पेट्रोलियम में रहे हैं हाँ, आप। मैं पहले पहले जो फिस्कल डेफिसिट की बात करूं, देखिए कोई नहीं कह रहा है कि अमेरिका ने $2 ट्रिलियन जो है एक्स्ट्रा करेंसी बाजार में रखी है, और उनके यानी वहां पर तो इतनी चीप क्रेडिट हो गई है, और सेंट्रल बैंक ने, फेडरल रिजर्व ने इतनी करेंसी और डाल दी है अर्थव्यवस्था में, लेकिन उनको कोई नहीं कह रहा। यूरोप में इस समय इतनी ज्यादा वहां भी करेंसी आ गई है कि वहां पर जो बैंकों में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1% या उससे भी कम मिल रहा है। जापान में नेगेटिव है, यानी इतना पैसा जापान के मार्केट में आ गया है कि वहां आप पैसा बैंकों में रखिए तो बैंक आपसे जो है वो उसका वो कमीशन लेते हैं बजाय आपको इंटरेस्ट देने के। तो इस समय सारी दुनिया में जो है फिस्कल डेफिसिट को दूर किया गया है, और लगातार ये नहीं होगा। एक साल के लिए फिस्कल डेफिसिट को अगर कर देंगे, जब सारी दुनिया में हो रहा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी बात नहीं आएगी कि विश्व में हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। आप देखिए इस साल विश्व के बाकी देशों में पोजीशन इतनी खराब है कि हमारे जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसमें बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसा इस साल आया है। तो इसलिए आया है कि बाकी जगह नहीं रख सकते हैं। तो उसको देखते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अपनी फिस्कल डेफिसिट को बिल्कुल ही ताक पर रख दें, लेकिन इस समय सरकार को जो काम टेकअप करना है और उसमें जो खर्चा है वो ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि फिस्कल डेफिसिट को एकदम से टाइट रखा जाए। तो कुछ फिस्कल डेफिसिट में छूट एक साल के लिए, केवल इस साल के लिए, अगले साल स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन जहां इतना जॉब लॉसेज हैं और सारी अर्थव्यवस्था यहाँ इस तरह बिगड़ी हुई है, तो वहां सरकार के ही इनिशिएटिव से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। तो सरकार को पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ करके ये कार्य टेकअप करना चाहिए। अब दूसरी बात आपने कही बीपीसीएल के बारे में, मैं इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो पहले की जानकारी मेरी है उसके अनुसार बीपीसीएल एक बहुत अच्छी कंपनी है। और ये सही है कि बीपीसीएल बहुत अच्छी कंपनी है, उसका अच्छा वैल्यूएशन होना चाहिए। लेकिन इस बात को देखते हुए कि आगे चल करके देखिए अब तो रिलायंस और जो एक रशियन कंपनी है जिसने एसआर से खरीदा है, वो भी बाजार में अपने बेच रहे हैं पेट्रोल, डीजल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इंडियन ऑयल तो बहुत बड़ा है ही है, एचपीसीएल भी है। तो जैसे कि आपने अन्य क्षेत्रों में देखा है कि निजी क्षेत्र के आने के बाद सरकारी कंपनियां उतनी ज़्यादा एफिशिएंटली उसको कंपटीशन को नहीं झेल पाती हैं। तो इसको देखते हुए बजाय इसके कि बीपीसीएल का जो है डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन बाद में कुछ सालों बाद किया जाए, उसके विपरीत मैं समझूंगा कि इस समय उसकी स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है, और ये सब इस समय देखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अभी थोड़े दिनों तक जो है पेट्रोलियम कंपनियों की भी स्थिति ठीक नहीं थी अंतर्राष्ट्रीय, तो 6 महीने साल भर का अगर डिले करना चाहे तो कर लें, लेकिन बहुत डिले करने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब कंपनियों की स्थिति पहले से भी कुछ कम हो जाए। देखिए 15 साल मुझे छोड़े हो गए, जब मैं पेट्रोलियम मंत्रालय में था तो ओएनजीसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्री से ज्यादा थी। आज रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 लाख करोड़ है, ओएनजीसी की 1 लाख करोड़ भी नहीं। तो ये एक प्रवाह है, बदलती हुई स्थिति है। अब उसमें कितनी जिम्मेदारी सरकार की है, कितनी ओएनजीसी की है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं मैं, लेकिन ये है कि ये एक व्यवस्था इस तरह से चल रही है। तो उसमें सरकारी कंपनियों को या तो आप उनको बहुत ही चुस्त दुरुस्त, बहुत एफिशिएंट बनाइए कि वो कंपटीशन को भी आगे बढ़ करके उसका मुकाबला करें और आगे बढ़ें, अन्यथा वो धीमे धीमे कमजोर होती चली जाएंगी। तो इसको देखते हुए वैल्यूएशन उसका ठीक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीपीसीएल और जो प्राइवेट बैंक हैं, कई प्राइवेट बैंकों में देखिए जब केवल सरकारी बैंक थे तो सारी जो है लोन सरकारी बैंकों के बीच में थी। अब जितना एडिशनल लोन होता है उसमें लोग कहते हैं 25 से 30% प्राइवेट बैंक, जो गिने चुने ही 5-6-7 ही है, उनकी है। और देखिए प्राइवेट बैंकों में मार्केट कैपिटलाइजेशन एचडीएफसी बैंक का, कोटक बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा है। और एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक तो मतलब बहुत छोटे बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले, लेकिन उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, यानी पब्लिक ये समझती है
कि ये बैंक बहुत आगे आगे जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैपिटलाइजेशन उससे कम है, जो इतना बड़ा बैंक है, दुनिया में सबसे बड़े बैंकों में उसकी शुमार होती है, जब देखा जाए कितने उसके ब्रांचेज हैं, कितने लोग उसमें हैं। तो ये स्थिति बन रही है। तो अगर हम इस तरीके से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी पर चलेंगे तो हमें मार्केट के जो फॉर्मूला है, मार्केट की जो डिसिप्लिन है, मार्केट का जो सिग्नल है, उसको हमें देखते रहना पड़ेगा। अच्छा सर, एक और बात मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि जो इस समय बैंकिंग सेक्टर की जो हालत खराब हुई है या बैंकिंग सेक्टर जो एक तरह से कोलैप्स होता दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एनपीए का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? क्या बहुत कंट्रीब्यूशन। एक सबसे बड़ा कारण है बैंकिंग सेक्टर के कोलैप्स? हाँ, देखिए, दो दो चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा इसमें। एनपीए का बहुत बड़ा इसमें इसमें देखिए, 2008-9 में जब एक फिस्कल मेल्टडाउन हुआ दुनिया में, तो उसका असर भारत में भी पड़ा। तो उसके बाद जो है कुछ हमारे यहाँ बैंकों में वो आ गया, ये धारणा बनी कि बड़े इजी क्रेडिट दो। तो उसके बाद कुछ बैंकों ने बहुत तेजी से और क्रेडिट बहुत बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा लोन दिया, शायद ऐसी कंपनियों को, ऐसे प्रोजेक्ट्स को दिया जिनको नहीं देना चाहिए था। तो एनपीए बहुत बढ़ गया, और बैंकों का मैनेजमेंट, मैं कहूंगा, उनकी गलती है। एक तो उन्होंने ठीक से देखा नहीं, और कई प्रोजेक्ट्स, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसमें कुछ हो सकता है, कोई राजनीतिक भी इसमें हस्तक्षेप रहा हो। लेकिन ये बात सही है कि एनपीए बहुत बढ़ गए, और एनपीए बढ़ने के बाद जो है बैंकों ने उस पर जो ढील दे रखी थी उसको कंट्रोल नहीं किया। कई बार उसकी एवरग्रीनिंग करते रहे, यानी जो कंपनी पैसा नहीं दे पाई उसको दिखाया कि पैसा दिया, और फिर उतना ही लोन दे दिया। तो ये चीज काफी दिनों तक चलती रही, और बाद में जब ये सामने आई है तो बैंकों की स्थिति काफी खराब हो गई है। और इसीलिए देखिए, हमारे सरकारी बैंक जो हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो पब्लिक उनके बारे में सोचती है वो काफी खराब हो गया। यानी पुराने पुराने बड़े बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब की स्थिति तो, ये जो छोटे छोटे बैंक जो प्राइवेट आए हैं उनके मुकाबले में खराब हो गई है। तो उनको ठीक करना है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बहुत से इन बैंकों की स्थिति इसलिए भी खराब हो गई कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स फंड करने को कहा गया, जैसे पावर, रोड्स। इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और ये हमारी गलती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की और भारत सरकार की गलती है कि इन्होंने जो लॉन्ग टर्म फंड देने वाले बैंक थे, आईडीबीआई, आईएफसीआई, उनको खत्म कर दिया, उनको बिल्कुल नॉर्मल बैंक बना दिया। उनमें एक स्किल डेवलप हुई थी कि इन प्रोजेक्ट्स को अप्रेज करें, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए होता है। और ये मुझे ध्यान आता है, जब ये लिबरलाइजेशन 91-92 का हो रहा था, तो मैं जापान से, इसमें मेरा भी काफी कुछ प्रयास था। तो मुझे जापान के भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि आप दो चीजें जरूर कहिएगा, ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के प्रेशर को ना मानिएगा। एक तो आप एमएसएमई के लिए, जो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए है, उसके लिए स्पेशल फैसिलिटी बनाए रखिए, वो भी हमने खत्म कर दी। और दूसरा कहा था कि ये जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए जो बैंक, आपके स्पेशलिस्ट बैंक हैं, इनको बनाए रखिएगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ये दोनों चीजों की जरूरत अभी कई साल पड़ेगी आपको। हम लोगों ने पहले उसको तुरंत नहीं खत्म किया, 91-92 में नहीं खत्म किया, लेकिन 94-95 में, 96 में जाकर के उसे खत्म कर दिया। तो वो देखिए, अभी मैंने कहीं डिस्कशन देखा, ये बात आ रही है कि फिर से 1 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल डाल करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए बैंक बनाया जाए। तो अगर आईडीबीआई वगैरह होते, जो आईडीबीआई को बैंक बना के आईडीबीआई को नष्ट कर दिया गया, वो बैंक का काम नहीं कर पाया, वो बहुत ही खराब बैंक हो गया। और जो काम वो कर रहा था वो काम करने नहीं दिया, वो उस काम में बाकी बैंकों को लाने के लिए कहा गया। उन्होंने पावर प्रोजेक्ट फाइनेंस किया, रोड प्रोजेक्ट फाइनेंस किया, उनकी बैकग्राउंड नहीं थी कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करें या प्रेज करें, उनकी प्रॉब्लम्स को जानें। उनका पैसा उसमें डूब गया। तो ये सब भी तो कुछ हमारी पॉलिसी मिस्टेक्स रही हैं। तो सर, ये माना जाए कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेवल पर जिस दूरदर्शिता का ध्यान रखा जाना चाहिए था, उस तरह की दूरदर्शिता का ध्यान नहीं रखा गया जब पॉलिसी बन रही थी, जब फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जा रहे थे पिछली सरकारों के दौर में। देखिए, सभी सरकारों में ये इश्यू आता है। और एक तो दूरदर्शिता, और दूसरे
कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा उसके बारे में। देखिए पॉलिसी कहते हैं उतनी अच्छी है जितना अच्छा वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए चुपचाप और उसको अंधेरे में बैठ के पॉलिसी बना करके और तुरंत उसको कहा जाए इम्प्लीमेंट करना, ये मैं ठीक नहीं मानता हूँ। पॉलिसी को डिस्कस करना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मशीन को नीचे के लेवल तक, चाहे वो पंचायत अधिकारी हो, चाहे वो बीएलडब्ल्यू हो, चाहे वो लेखपाल हो, वहां तक उसको समझ में आवे कि उसे क्या करना चाहिए तब। यही बात देखिए फौज में क्या होता है, फौज में जब कमांडर जो ऑर्डर देता है तो उसको डाउन द लाइन नीचे सिपाही तक बताया जाता है, समझाया जाता है, तभी तो सिपाही तो लड़ता है। कमांडर तो फौज में मौके पर फोन पर थोड़ी जाके लड़ता है। तो ये हमारे भी जो इम्प्लीमेंट करने वाले सिपाही हैं उन तक इसकी समझ होनी चाहिए, उनको जो समस्या वो बतावें तो उसका निदान भी हो करके तो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी है सर कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है एग्जीक्यूशन लेवल पर और पॉलिसी डिसीजन के लेवल पर जी हाँ। दोनों के बीच। हाँ, थोड़ा कम्युनिकेशन का मैं समझता हूँ गैप है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और उसमें इतनी ज्यादा विभिन्नताएं भी हैं, इतने बड़े बड़े राज्य हैं। अब उत्तर प्रदेश देखिए इतना बड़ा राज्य है कि उससे बड़े तो देश ही पांच चार पांच छह होंगे। तो इसी तरह महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, तो राज्यों की विभिन्नताओं और राज्यों की समस्याओं को विचार करके उनसे डिस्कस करके तभी इम्प्लीमेंट करना आसान ठीक रहता है। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का मामला आता है, इसीलिए तो ये सब चीजें हैं जिनमें डिस्कशन करके मैं मानता हूं कि एक मत नहीं बन सकता है, लेकिन डिस्कस करके कोशिश होनी चाहिए कि कैसे हम और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता भी होनी चाहिए और उसकी स्किल डेवलप करनी चाहिए। तो सर इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं जो हर चीज में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, यूनिफॉर्म टैक्स, वन नेशन वन पॉलिसी, वन नेशन वन टैक्स, ये जो कॉन्सेप्ट लेके सरकार चल रही है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है भारत के विविधता को देखते हुए और भारत के जो इतनी बड़ी आबादी है उसको देखते हुए। देखिए इकोनॉमी तो, अब चूंकि मनी तो एक ही है, तो मनी और सेंट्रल टैक्स वो तो एक होना आवश्यक होगा, क्योंकि मनी चारों तरफ घूमेगी, सामान चारों तरफ घूमेगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। वो तो ठीक है, वो तो एक दिशा एक है, ठीक है, हमें बड़े मार्केट का फायदा मिलना चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन राज्य जिले और जिले के नीचे तक है, तो वहां पर थोड़ी बहुत फ्रीडम को होनी चाहिए और उनकी समस्या का निदान भी करना चाहिए। सर एक चीज और पिछले दिनों काफी कंट्रोवर्सी बनी रही राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में कि जीएसटी को लेके जो हाँ, उनका शेयर था, ड्यू शेयर हाँ, राज्यों को केंद्र सरकार हाँ, नहीं हाँ, एज पर हाँ, कमिट। और फिर लग रहा है कि हाँ, वित्तीय हालत इतनी ठीक नहीं है कि शायद राज्यों का ड्यू शेयर मिल पाए। नतीजा ये है कि हाँ, राज्यों के माली हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, उनकी उनके पास कोई इनकम का जरिया बहुत ज्यादा बचा नहीं है। हाँ, तो इस हालात को देखते हुए आपको लगता हाँ, है कि निकट भविष्य में हम्म। जो राज्यों का ड्यू शेयर है वो केंद्र सरकार देने में सक्षम रहेगी? देखिए जो ड्यू शेयर है 2,35,000 करोड़, उसमें केंद्र सरकार ने 1,10,000 करोड़ दिया है, तो राज्यों की स्थिति तो बहुत खराब है। और देखिए मेरे ख्याल में 21-22 में भी राज्यों की स्थिति खराब रहेगी। अब बात ये बनती है कि केंद्र सरकार के टैक्स का दायरा काफी बड़ा है, राज्यों के टैक्स का दायरा काफी छोटा है, तो केंद्र सरकार जो है वो ज्यादा धन बॉन्ड से ले भी सकती है। तो इसलिए इस पर जब चर्चा हुई तो मैंने कई डिस्कशन में कहा भी था, पहले केंद्र सरकार ने ये कहा था कि राज्य अपने अपने बॉन्ड जारी करें और उससे जो है उसकी भुगतान केंद्र करेगी, लेकिन राज्य बॉन्ड जारी करें 1,10,000 करोड़ के लिए। तो अब देखिए राज्यों की अलग अलग स्थिति है, वो राज्य जारी करेंगे तो किसी को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, किसी को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जब उसकी भुगतान केंद्र सरकार करने को कह रही है तो फिर केंद्र सरकार को जारी करना चाहिए, तो केंद्र खैर मान गया
कि वो जो है केंद्र सरकार जारी करेगी, और उन्होंने 1,10,000 करोड़ किया। अब 1,25,000 करोड़ फिर भी कम है पिछले साल। इस साल 21-22 में भी राज्यों की स्थिति खराब रहेगी। हालांकि केंद्र की स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है। देखिए, पिछले महीने का जीएसटी उनका ठीक हो गया, और केंद्र ने जो पेट्रोलियम के ऊपर जो अतिरिक्त टैक्स लगाया है, उससे उनको इस साल में 4 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो केंद्र अपनी स्थिति में जल्दी सुधार कर लेगा, लेकिन राज्यों की स्थिति में सुधार धीरे धीरे कम से कम 2 साल लगेंगे, यानी 21-22 और 22-23 2 साल लगेगा, तभी राज्यों की स्थिति में कुछ सुधार आएगा। तो केंद्र को पहल केंद्र को करनी चाहिए। केंद्र को ज्यादा धन रेस करके जो जो कई कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रोड है, इरिगेशन है, मनरेगा है, अर्बन पुअर है, अर्बन इंफ्रा है, या एग्रीकल्चर के हैं, वो केंद्र को ज्यादा करना चाहिए। और राज्यों की स्थिति, और खास तौर से जो ऐसे राज्य हैं जो इनको कहा जाता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी स्थिति तो ज्यादा खराब है, और उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? केंद्र को ही करना पड़ेगा। ये बात तो सही है। अगले 2 साल तक मुझे लगता है कि राज्यों की स्थिति खराब रहेगी। सर, एक आखिरी सवाल है जो आम जनता जानना चाहती है जब रोज जाती है पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी गाड़ियों में। आपको लगता है कि निकट भविष्य में जो ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं, इसमें कुछ गिरावट आएगी या और ही ऊपर जाएगा? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जहां तक ये तीन चार चीजें मिलके पेट्रोल प्राइस, आपके कस्टमर के लिए जो प्राइस है पेट्रोल और डीजल की, उसमें 3-4 चीजें आती हैं। पहला तो आता है रिफाइनरी से जो बन के आता है उसकी क्या कीमत है। उसकी कीमत इस पर निर्भर करती है कि क्रूड ऑयल की क्या कीमत है। अब क्रूड ऑयल की पिछले साल जो है कीमत काफी घट गई थी, $20 तक हो गई थी, और एक दिन तो नेगेटिव भी हो गई थी। तो उससे रिफाइनरी द्वारा बना करके जो दिया जाता है पेट्रोल डीजल, उसकी कीमत में काफी कमी आई। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया कि उसकी कमी कस्टमर तक नहीं पास होने दिया, उन्होंने अपनी ड्यूटी बढ़ा दी, और इसीलिए वो इसको इसमें जीएसटी में लेते नहीं है, क्योंकि इस पे वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं। अब आज के दिन जैसे क्रूड ऑयल की कीमत 55 से 60 के बीच में, और मेरा अनुमान है शायद इसी रेंज में रहेगी, क्योंकि अब जो है अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हो गया है, वैक्सीन आ गई है, लोगों को लगता है कि धीरे धीरे चीजें सामान्य हो गई हैं, तो वो शायद 55-60 हो, या 60 से 70 भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिए कि जो रिफाइनरी क्रूड ऑयल से पेट्रोल या डीजल बनाती है, दोनों एक ही साथ बनते हैं, उनकी बनाने की कीमत लगभग एक बराबर होती है। वो 30 से 35 रुपए प्रति लीटर है। उस पर 33 रुपए लीटर पेट्रोल पर और 32 रुपए लीटर डीजल पर केंद्र सरकार अपना टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगाती है। राज्य सरकार भी उस पर वैट लगाते हैं, वो एड वैलोरम है, तो 15 से 20 रुपए वो भी लगाते हैं। तो और 2.5 रुपए डीजल पर प्रति लीटर और 3.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर डीलर को कमीशन होता है। तो इसलिए ये 84-85 रुपए अपने आप हो रहा है। और 2020 के साल में केंद्र सरकार ने काफी टैक्स बढ़ा दिया था। उन्होंने 18 रुपए लीटर डीजल पर टैक्स था, उसको बढ़ा के 32 कर दिया। अब 20 या 21 रुपए था पेट्रोल पर, उसको बढ़ा के 33 रुपए कर दिया। तो अतिरिक्त जो उन्होंने टैक्स लगाया वो उस समय लगा था जबकि उसकी क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत कम थी। तो अब जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है तो उन्हें उस टैक्स को थोड़ा मॉडरेट करना चाहिए। उनका मॉडरेट होगा तो अपने आप वैट, क्योंकि वो एड वैलोरम है, वो थोड़ा मॉडरेट होगा, और उसमें भी थोड़ी कमी करने की गुंजाइश बाद में हो सकती है। लेकिन राज्यों से मेरी ज्यादा सहानुभूति है कि उनकी स्थिति ज्यादा खराब है, तो इसलिए उनका अगर कुछ दिन बना भी रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार को कम करना चाहिए। अब केंद्र सरकार ने, देखिए, इसीलिए केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी राज्यों की है। केंद्र सरकार ने काफी इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के माध्यम से, जब जीएसटी कम था, जीएसटी बाकी चीजों पर लग रहा है, जब वो कम था, वो 50,000 करोड़ एक महीने में आता था, तब ये एक महीने में 30-40 हजार करोड़ जो है इससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ले लेते थे। अब जीएसटी 1,15,000 हो गया है। तो इनको चाहिए कि इसको थोड़ा मॉडरेट करें, वरना इस रेट पे जो है वो, देखिए,
एक तो कंजम्पशन कम होगा, लोगों की डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस बात को देखते हुए केंद्र सरकार को चाहिए कि थोड़ा कम करें। आपको मैं ये भी बता दूं कि 2014 में जब ये क्रूड ऑयल की प्राइस 104 डॉलर प्रति बैरल थी, तो डीजल पर केवल 3 रुपए लीटर टैक्स था और पेट्रोल पर 10.5 रुपए करीब था, 10.5-11 रुपए। तो कितना ज्यादा हम तो कहेंगे कि सरकार को ये बड़ा एक विंडफॉल मिला। तो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं और उसको उन्होंने अपने टैक्स से भर करके कस्टमर को उस दाम के घटने का फायदा नहीं लेने दिया, बल्कि कस्टमर को उसी दाम पर रखा या थोड़ा बढ़ा ही दिया और टैक्स से काफी अपनी खजाने के बाकी जो रिसोर्सेज थे उनकी कमी को पूरा किया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हुई थी सरकार के लिए पिछले 4-5 सालों में, और विशेष करके 20-21 में। तो इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कहा जा सकता है कि जो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलना चाहिए था वो सरकार ने कंज्यूमर तक वो लाभ नहीं जाने दिया और अपना खजाना सरकार भरती रही, और जो बाकी क्षेत्रों से उसकी आय कम हुई थी उसकी भरपाई हाँ, उसने इस पेट्रोलियम सेक्टर से कर हाँ, लिया, एक लगातार टैक्सेशन करके और उसमें बढ़ोतरी करके। हाँ, बहुत बहुत हाँ, देख धन्यवाद आपका, और लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आपने बड़ा अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।